Assalamu alaikum everyone. My name is Michelle Ansar and today I'll be presenting chapter 2, which is the basic financial statements. Financial statements क्या होती हैं? Financial statements basically critical tools होते हैं ताकि जिनके थ्रू हमें कंपनी की परफॉर्मेंस को और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को अंडरस्टैंड कर सकें. These structured reports provide insights into an organization's financial position, operational performance and cash flow activities, and by the end of this session you will understand the three primary financial statements और वो क्या हैं, balance sheet, income statement and statement of cash flows, and how they interconnect to paint a comprehensive picture of a company's financial story. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डेटा की, और तीन इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. सबसे पहला ये होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, फिर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फिर कैश फ्लोज. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है कि बैलेंस शीट जो है वो हमें दिखाती है कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली एक स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम पे एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में कहाँ पे खड़ी है, कहाँ पे लाई करती है. दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है जो हमें इनकम स्टेटमेंट के थ्रू पता चलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि रेवेन्यू क्या है कंपनी का, एक्सपेंसेस क्या है, प्रॉफिट क्या है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. फिर कैश फ्लोज जो है ना वो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो ट्रैक करती है जो भी आपका कैश की इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, जिस तरह की भी जो मूवमेंट है आपकी कैश की इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और ये जो भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का होता है, या तो एनुअल होता है या सेमी एनुअली होता है या एक क्वार्टर का होता है. तो इस तरह से एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम का हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, या तो उसकी बैलेंस शीट, उसकी इनकम स्टेटमेंट और उसके कैश फ्लोज. फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असेस करना है ताकि आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को डिटर्मिन कर सकें और कितनी उसकी कैश जनरेटिंग एबिलिटी है उसको डिटर्मिन कर सकें बिफोर डिसाइडिंग टू इन्वेस्ट. कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ आपने करनी होती है. तो आप उसकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को असेस करेंगे ताकि आप अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें. देन मूविंग ऑन, थ्री बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं. ये सबसे पहले हमारी आती है बैलेंस शीट. जो बैलेंस शीट को हम एक इजी और क्लियर वर्ड्स में अगर उसको डिफाइन करें तो इट इज़ अ स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. के एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर देखा जाए तो वो क्या है, वो हमें बैलेंस शीट से पता चलती है कि इस कंपनी के एसेट्स कितने हैं उस टाइम पे, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं. फिर इनकम स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि एक ओवरऑल रेवेन्यू क्या है और एक्सपेंसेस क्या हैं एक कंपनी के ओवर अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, या तो कंपनी ने लॉस में गया है या कंपनी को प्रॉफिट हुआ है. फिर हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज. स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमें क्या बताता है कि किस तरह से कितना और किस तरह से इनफ्लो आया है कैश का, कौन सी सोर्सेज से आया है और किस तरह से कौन सी सोर्सेज के थ्रू कैश आउटफ्लो हुआ है, कौन सी रीजंस की वजह से कैश आउटफ्लो हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना, दीज आर द विंडोज़ इनटू अ कंपनीज ऑपरेशंस, के इनके थ्रू आप एक कंपनी को क्यों देख सकते हैं, एंड इट कैन अलाउ स्टेक होल्डर्स टू एवेलुएट इट्स फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस. जैसे हमने लास्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं. बेसिकली जो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन टू द business activities and decisions, or they're influenced by the business activities and decisions. तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बिज़नेस के अंदर और उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के अंदर और उसकी परफॉर्मेंस के अंदर. तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प करती हैं स्टेक होल्डर्स को एवेलुएट करने में कि एक कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, कहाँ पे वो स्टैंड करती है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब हम आगे चलते हैं तो हम एक एक करके सारी जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको रिव्यू करेंगे.
बैलेंस शीट से हम स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट अब ये होती क्या है? बैलेंस शीट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ अ कंपनीज एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। अब इसकी एक इक्वेशन होती है बैलेंस शीट की, कुछ इस तरह की होती है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बेसिकली, अब हम एक लेमैन लैंग्वेज में देखें तो एसेट किसको कहते हैं? जो आपकी एक पोजेशन होती है जिससे आपको कोई आउटपुट मिल सकता है, जो आपको यूज़फुल हो सकती है किसी भी तरीके से, आपको किसी भी किस्म का कोई यूज़फुल और प्रोडक्टिव कोई आपको आउटपुट जनरेट करके दे, वो चीज़ आपका एसेट होती है। तो अब एसेट इन फाइनेंशियल टर्म्स हम क्या कहते हैं कि जो कंपनी ओन करती है, जैसे कि कैश एसेट हो सकता है, इन्वेंट्री एसेट हो सकता है, प्रॉपर्टी एसेट हो सकती है। और दूसरा लाइबिलिटीज़ जो है, दे रिफ्लेक्ट व्हाट द कंपनी ओज इंक्लूडिंग लोन्स एंड पेएबल्स। लाइबिलिटीज़ बेसिकली जो आपने, यू आर लाइबल टू पे, आपके ऊपर एक कर्जा आपके ऊपर एक होता है कि आपने, यू आर अकाउंटेबल टू पीपल जिनसे आपने लिया होता है। जैसे लोन आपने अगर लिया हुआ है या कोई अकाउंट पेएबल आपके हैं तो वो लाइबिलिटीज़ में आएंगे। और इक्विटी क्या होता है? बेसिकली ओनर का कितना शेयर है कंपनी के अंदर, वो इक्विटी में आता है। इसको ओनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। और इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स आती हैं फ्रॉम प्रीवियस प्रॉफिट से, जो जितना भी अर्निंग्स सेव अप करके जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं आफ्टर ऑल द डिडक्शन ऑफ, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से फिर नेट प्रॉफिट, फिर टैक्स वगैरह, डिविडेंड वगैरह, हर चीज़ को जब माइनस करके हमारे पास जो आती है वो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं। तो बेसिकली वो बताती हैं कि एक ओनर का कितना शेयर है कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी विद एसेट्स ऑफ $1 मिलियन, एक कंपनी जिसकी $1 मिलियन एसेट्स हैं और उसकी $600,000 लाइबिलिटीज़ हैं, तो उसकी इक्विटी कितनी होगी? $400,000। एंड नीडलेस टू एक्सप्लेन एंड इट्स क्लियर के एक कंपनी जिसके एसेट्स, और हमने फार्मूला भी पता है कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस शेयर होल्डर इक्विटी रिप्रेजेंटिंग द ओनर्स शेयर। अब आगे चलते हैं। तो हमें बैलेंस शीट चाहिए क्यों होती है? वो बैलेंस शीट जो है हमें इसलिए चाहिए होती है बिकॉज इट इज़ वाइटल टूल फॉर असेसिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनीज एसेट्स आर सिग्निफिकेंटली लार्जर देन इट्स लाइबिलिटीज़, इट्स फाइनेंशियली स्टेबल। कि अगर कंपनी के एसेट्स उसकी लाइबिलिटीज़ से ज़्यादा हैं तो वो फाइनेंशियली स्टेबल है। और अगर आपका जो रेशो डेट टू एसेट्स वो हाई है, कि आपके डेट्स ज़्यादा हैं और आपके एसेट्स कम हैं, तो फिर एक कंपनी बहुत ग्रेट और बहुत ही बड़े फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर खड़ी है। और इससे आपकी बोरोइंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है बिकॉज ऑलरेडी आपके डेट्स जो हैं वो आपके एसेट को ओवर पावर कर रहे हैं, और आपके डेट्स ज़्यादा हैं और आपके एसेट्स कम है, तो आपकी जो बोरोइंग कैपेसिटी होती है कंपनी की वो भी कम हो जाती है, और आप कंपनी के पास जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होती जाती है। अब इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स बैलेंस शीट किस लिए यूज़ करते हैं? कि वो एक कंपनी की एबिलिटी को एवेलुएट कर सकें कि उसकी वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस उसकी हैं, अगर उसने कोई लोन लिया हुआ है तो वो उसको पूरा कर पाएगा, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ को उतार सकेगा, पूरा कर पाएगा, एंड किस तरह से आप साउंड बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। अब हम आते हैं इनकम स्टेटमेंट पे। इनकम स्टेटमेंट जो है, इट रिवील्स अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास, जैसे हमारे पास बैलेंस शीट में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी कि एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज़ आती है, ओनर्स इक्विटी आती है। इसी तरह से इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है, एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एंड नेट इनकम आ जाती है। रेवेन्यू जो है वो टोटल इनकम होती है जो आपने सेल्स और सर्विसेज से जनरेट की होती है। दूसरा एक्सपेंसेस होते हैं, जो कॉस्ट आपकी रेवेन्यू को जनरेट करने में इनकर हुई होती है, वो हमारे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में और इजी क्लियर वर्ड्स में समझा रही हूँ ताकि हमें बेसिक्स जो है और कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएं। फिर नेट इनकम क्या होती है? ये प्रॉफिट और लॉस आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस, ये हमारी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अ कंपनी विद $500,000 इन रेवेन्यू, एक कंपनी जिसका $500,000 रेवेन्यू है और $300,000 एक्सपेंसेस हैं,
उनकी नेट इनकम क्या होगी, $200,000, और उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है ऑब्वियसली बिकॉज अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर उनके एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाते हैं देयर रेवेन्यू, देन ऑब्वियसली देयर इन अ प्रॉब्लम, और फिर उनकी पोजीशन भी काफ़ी क्वेश्चनेबल और अनस्टेबल हो जाती है कि आपका जो है वो रेवेन्यू जो आप अपने गुड्स या सर्विसेज की सेल से आप जनरेट कर रहे हैं वो कम है और आपके एक्सपेंसेस एक्सीड कर रहे हैं, तो आप अपने फिर उसमें दे हैव टू लुक इन के लूप होल्स क्या हैं, या हमें किस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, किस चीज़ की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली हमें फिर जो इनकम स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि रेवेन्यू कितना आया, एक्सपेंसेस कितने हुए, प्रॉफिट कितना है, कितना मार्जिन है हमारे पास, बिज़नेस कहाँ पे स्टैंड करता है, कहाँ कब हमें वी हैव टू कौन सी ऐसी पोजीशन होगी। अब ऑब्वियसली हर बिज़नेस की जो हेल्थ होती है वो डिफरेंट होती है, और उसके जो एस्पेक्ट्स होते हैं और उसके जो जो मेट्रिक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हर बिज़नेस टू बिज़नेस दे डिफ़र। तो उसमें फिर जो कह लें आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो भी डिफ़र करते हैं कि कौन से अब बिज़नेस किस पोजीशन पे पहुंचेगा। तो यू हैव टू वरी कि अब आपने यहाँ पे कोई स्टेप लेना है या आपने किसी इशू को एड्रेस करना है और टाइमली एड्रेस करना है। तो क्लियर वर्ड्स में एंड हमें ये पता चलता है कि इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो हमें ये बताती है कि एक कंपनी की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, और ये हमें बताती है किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड नेट इनकम। अब हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है? नेट इनकम आंसर्स द क्वेश्चन, इज द बिजनेस प्रॉफिटेबल? इन्वेस्टर्स फेवर कंपनीज विद लो एक्सपेंसेस एंड हाई प्रॉफिट्स as these deliver better returns. अब इन्वेस्टर जो हैं वो ऑब्वियसली उन कंपनीज़ को ज़्यादा फेवर करेंगे जिनके एक्सपेंसेस कम होंगे कंपैरेटिवली एंड प्रॉफिट्स हाई होंगे, बिकॉज वहाँ पे उनको दे एक्सपेक्ट बेटर रिटर्न्स। ऑब्वियसली वो किसी इट्स नॉट लाइक अ गैम्बल कि आपको इवन लॉस भी अगर हो रहा है बिजनेस को तो इन्वेस्टर्स ने फिर भी इन्वेस्ट कर देना है कि यू नेवर नो कि इन फ्यूचर प्रॉफिट हो जाए और आपको जितना आपने इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल जाए। ऐसा तो नहीं है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स पहले इस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं सारी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके। तो इनकम स्टेटमेंट इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये बताती है कि बिज़नेस प्रॉफिटेबल है, इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें हमें ये गारंटी मिलेगी कि हमें हमारा कैश बैक और हमें बेटर रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल ले लें कि एक रिटेल बिज़नेस है जिसके रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं और उसके एक्सपेंसेस भी स्टेबल हैं, उससे हमें क्या सिग्नल मिलता है कि उसके ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट हैं एंड शेयर होल्डर को जो रिटर्न है देयर इज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ शेयर होल्डर रिटर्न्स एंड गुड एंड बेटर रिटर्न्स। उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो हमारी थर्ड कंपोनेंट है हम उसको पढ़ते हैं, जो हमारे थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है। कैश फ्लो क्या होती है? ये एक कंपनी के कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड करती है और इसके भी थ्री मेन एरियाज़ पे फोकस करती है, जैसे बैलेंस शीट के थ्री हमने बताए जो कि उसका फार्मूला में भी आते हैं, इनकम स्टेटमेंट के थ्री हमने बताए, और अब हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के आते हैं। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेट हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेट हुआ है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से जो कैश जनरेट हुआ है। अब जो आपको कैश जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, वो आपको डेली ऑपरेशन से, एज द वर्ड सजेस्ट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी कैश जनरेट हुआ है वो आपके डेली ऑपरेशन जैसे सेल्स हो गई, इनसे जो आपको कैश जनरेट होता है। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो आपने कैश अर्न किया है या आपने स्पेंड किया है फ्रॉम बाइंग और सेलिंग एसेट्स। इन्वेस्टिंग कह रहे हैं ना, तो या तो आपने कोई एसेट ख़रीदा है या आपने बेचा है, उससे जो भी पैसा आया है या गया है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमारे पास आता है कि अगर आपने कोई स्टॉक इशू किया है या आपने कोई फंड्स बोरो किए हैं तो उससे कैश आया है या गया है वो इसमें रिकॉर्ड होगा। अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए क्रूशल होती है बिकॉज वो हमें ये बताती है कि एक्चुअल एट प्रेजेंट कितना कैश अवेलेबल है एंड विच कैन नॉट बी ईजीली मैनिपुलेटेड।
बिकॉज ऑब्वियसली आप जब सारी अपनी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से इतना कैश जनरेट हुआ है, इतना आउटफ्लो, इतना इनफ्लो हुआ है, फाइनेंसिंग से इतना हुआ है, इन्वेस्टिंग से इतना हुआ है, तो उसको आप इजीली फिगर्स को भी आप इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो एट हैंड जो आपके पास कैश अवेलेबल होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। फिर इन्वेस्टर जो हैं they rely on it to evaluate a company's ability to generate cash, especially during challenging times. चैलेंजिंग टाइम्स में इन्वेस्टर जो हैं वो रिलाई करते हैं कंपनी की एबिलिटी पे कि कितना वो कैश जनरेट कर सकती है। एंड स्पेशली जो चैलेंजिंग पीरियड होता है एक बिज़नेस के लिए, उसमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि वो कितना एक कंपनी कैश जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनीज जिनकी स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज होती हैं, दे आर बेटर पोजीशन टू रीपे डेट, री इन्वेस्ट इन ग्रोथ और वेदर इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। फिर हमारे पास आ जाता है, अगर हम सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर दें, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हम अगर इन तीनों को इकट्ठा करें तो हमें ये पता चलता है दैट ऑल ऑफ दीज आर इंटररिलेटेड। फॉर एग्जांपल, changes in assets and liabilities on the balance sheet are reflected in revenues and expenses on the income statement. The cash flow statement explains the movement of cash, providing deeper insights into a company's liquidity. अब सबको मिला के ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये हमें कॉम्प्रहेंसिव व्यू देती हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टेटस के बारे में। अब इनके बीच में अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इसमें हमने अब इनकम स्टेटमेंट की बात की हुई है, और ये जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो की स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैं, ये उनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से कितना आया है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का है। अब फिर यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाती है। अब इनके अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन एट अ पॉइंट इन टाइम. Income statement reflects performance over a period, influencing the retained earnings on the balance sheet, and the cash flow statement explains changes in cash and ties back to the cash balances on the balance sheet. अब इस पूरी प्रेजेंटेशन को ऑल इन ऑल देखा जाए तो, इन समरी अगर हम देखा जाए तो सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे सर्व अ यूनिक पर्पस एंड ऑल आर इंटरकनेक्टेड. स्टेक होल्डर्स जो है ना, उनको एनालाइज करना ज़रूरी होता है कि वो तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें, सिर्फ एक के ऊपर रिलाई मत करें, ताकि उनको कंप्लीट पिक्चर और इंसाइट्स मिलें ऑफ अ कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ. नो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेल्स द होल स्टोरी. कोई भी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पूरी एक बिज़नेस की पिक्चर नहीं दे सकती. वो इनवैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करते हैं अगर आप खाली एक इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें. इसलिए आपको सबको करना चाहिए सो दैट यू गेट अ कंप्लीट एंड अ डिटेल इंसाइट ऑफ वेयर द बिजनेस लाइज and how the business is performing. And in conclusion, these financial statements are the cornerstone of informed decision making for investors, creditors, and managers. And by understanding the balance sheet, income statement, and cash flow statement, we can assess a company's performance, stability, and potential for growth.